अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर राइबोसोम्स के ऊपर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा राइबोसोम्स की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि सेल्स कंटेन मैनी टाइनी ग्लैनुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम्स। यानी कि सेल्स के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैनुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। व्हाट आर ग्लैनुलर स्ट्रक्चर्स? ग्रेनी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, छोटे छोटे ज़र्रे जिसे आप कहते हैं, वो हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। अगर आप एक सेल का माइक्रोस्कोपिक इमेज देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि छोटे 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 स्पॉट्स पूरे सेल में फैले हुए होंगे। या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे होंगे या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े हुए होंगे। तो बेसिकली वो जो छोटे छोटे ज़र्रे हमें नज़र आते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। पैलेट जो था वो पहला इंसान था जिसने राइबोसोम्स के बारे में स्टडी किया था। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन इक्वल amount of RNA and proteins, hence they are called ribonucleoprotein particles। तो बेटा जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ना, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कौन से होंगे? जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। उनके अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद होंगे वो तकरीबन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, तकरीबन 50-50 अमाउंट होती है दोनों की, उससे मिल के बनते हैं। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम यहाँ पे एसिड का वर्ड हटा के यहाँ पे प्रोटीन लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। फिर उसके बाद आ जाता है कि द RNA प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल RNA। RNA जो राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट वी हैव इज प्रेजेंस, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पहली बात आ जाती है कि राइबोसोम्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये उन दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं कहाँ पे। तो बेटा या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि रैंडमली आपको साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी पड़े हुए नजर आएंगे, या फिर आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। RER इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर लिया होगा तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज़ अ रफ सरफेस। और उसकी रफ सरफेस क्यों होती है? इसी वजह से होती है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज सब यूनिट्स। तो दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं ना वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। देखिए, एक ये सब यूनिट है, एक ये सब यूनिट है। ठीक है, यूनिट होता है एक होल। ठीक है, उसको अगर आप डिवाइड करें तो वो सब यूनिट बन जाते हैं। तो एक होता है लार्ज सब यूनिट बड़ा साइज़ का, एक होता है स्मॉल सब यूनिट छोटे साइज़ का। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी जो राइबोसोम्स मौजूद हैं वो दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। अब ये बात आ जाती है कि वो सब यूनिट्स अटैच होते हैं तो क्या बनता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना हमारे पास, उसके पास दो सब यूनिट्स होते हैं। जो स्मॉलर साइज़ वाला होता है वो होता है 30S का, और जो लार्जर साइज़ का होता है वो होता है 50S का। और जब हम 30S और 50S को आपस में अटैच करवाते हैं ना तो हमारे पास क्या बन जाता है? 70S का पार्टिकल। जबकि यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि स्मॉलर यूनिट जो है वो 40S का है, लार्जर यूनिट 60S का है, और दोनों को अटैच करा के हम बना लेते हैं 80S। और ये अटैचमेंट जो है ये हमारे पास Mg+ आयन से, मैग्नीशियम आयन से हमारे पास ये अटैचमेंट हम इसको कंट्रोल करवाते हैं। मतलब इनको आपस में Mg+ आयन्स के ज़रिए से अटैच करवाते हैं। अब यहाँ पे ना बेटा एक सवाल जो सारे स्टूडेंट्स के जहन में आता है वो ये है कि अगर हम 30 और 50 को ऐड करें तो हमारे पास 70 तो नहीं बनता, हमारे पास तो 80 बनता है। और अगर हम 60 और 40 को ऐड करें तो 100 बनता है। यहाँ पे तो 80 लिखा हुआ है। तो ये क्या साइंस है? तो इसका अब मैं आपको क्लियर करने लगी हूँ कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है। Why 60S + 40S इज़ नॉट 100S? तो बेटा इसकी रीज़न ये है क्योंकि हम इनको अटैच करते हैं, ऐड नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई भी आपसे पूछे कि why 60S + 40S इज़ 80S एंड नॉट 100S, तो आपने कहना है बिकॉज दे आर अटैच्ड एंड नॉट एडिड। उनको हम ऐड नहीं कर रहे, हम उनको अटैच करवा रहे हैं। इसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, हमने एडिशन नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये जो S लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपके पास, ये यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट का। ठीक है, और इसको हम S को बोलते होते हैं स्वेडबर्ग। तो सेडिमेंटेशन रेट क्या चीज़ होती है? हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर अ पार्टिकल टू सेडिमेंट। सेडिमेंट होता है बेटा लेयर्स बनना। किसी चीज़ को आप किसी पार्टिकल को किसी
पानी वाले मीडियम के अंदर डालें, ठीक है, तो वो कितनी देर में नीचे तह तक पहुंच जाएगा, ठीक है, कितनी देर में वो सेडिमेंट हो जाएगा, उसकी तह कितनी देर में बनेगी, लेयर कितनी देर में बनेगी, इस चीज़ को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन रेट का मतलब ये होता है कि कितनी देर लगेगी हमारे पास कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो सेडिमेंट हो जाए। तो जितनी छोटी वैल्यू होती है हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट की, उतना ही हमारे पास क्या होता है, सेडिमेंट स्लोअर होता है, यानी कि उतने ही लेट वो नीचे जाके तह बनाता है। अब इसको हम समझते हैं बेटा। अब आपने फुल इजी होके, ठीक है, इसको समझना है, अपने सारा ध्यान पूरा फोकस इसके ऊपर रखें और टेंशन फ्री हो जाएं, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। देखें, हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट था 40s का, लार्जर सब यूनिट था 60s का। मैंने यहाँ पे कहा है स्मॉलर वैल्यूज़ विल हैव स्मॉलर रेट। तो ये जो 40s की वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब है इसका क्या होगा, स्मॉलर रेट। स्मॉलर रेट से क्या मतलब होगा कि ये जो है स्लोअर सेडिमेंट करेगा, इसकी तह स्लो जाके बनेगी। ये जो एस है ना, ये टाइम का है, ये सेकंड नहीं है, स्वेडबर्ग है, लेकिन इससे हम लोग टाइम मतलब नाप रहे हैं कि कितनी देर के अंदर ये जाके तय बना सकता है। यहाँ मैंने आपको शो किया है 40s वाला। ये इतना ऊपर इसलिए है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है नीचे तय तक पहुँचने के लिए। जबकि जो 60s है ना, अब आप खुद देख लें, 40 से बड़ा नंबर है 60, तो वो क्या हुआ, स्मॉलर वैल्यू नहीं हुई, उससे थोड़ी सी लार्जर वैल्यू हुई, तो उसका रेट भी क्या होगा, थोड़ा सा लार्जर वैल्यू होगा। तो सेडिमेंटेशन क्या होगी, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। इसीलिए मैंने 60s को यहाँ पे बनाया, क्योंकि देखें उतने ही टाइम में जिसमें 40s यहाँ पे था, उतने टाइम के अंदर 60s जो है वो इस पॉइंट पे पहुँच चुका है। जबकि जो 80s है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये जो है ये नीचे तय तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, यानी इसको सबसे कम टाइम लगेगा। इसका सेडिमेंटेशन रेट सबसे ज़्यादा हाई होगा। हाई होने से मुराद ये है कि ये फ़ौरन तय बना लेगा। तो अब अगर आप लोग देखें इसको, आप एडिशन की बजाय टाइम के लिहाज से देखें तो 40s वाले को सबसे ज़्यादा टाइम लगना है नीचे पहुंचने में, 60s वाले को उससे थोड़ा सा कम टाइम लगना है, और 80s वाला फ़ौरन पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली देखें एडिशन नहीं हुई, 60s प्लस 40s हमने दोनों टाइम को ऐड करके नहीं कह दिया कि 100s के अंदर ये नीचे पहुंच जाएगा, इस तरह नहीं होगा ये, बल्कि ये इस तरह होगा कि हमारे पास एक सब यूनिट है, ठीक है, वो था हमारे पास 40s का, उसको अपना टाइम लग रहा था नीचे जाने में। दूसरा यूनिट था हमारे पास 60s, उसको अपना टाइम लग रहा था नीचे जाने में। अब हमने उन दोनों यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। जब वो दोनों यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो चुके हैं ना, तो अब हमारे पास वो एक कम्प्लीटली नई शक्ल बन गई है। देखें इसको और इसको मैंने आपस में ज्वाइन किया तो ये कम्प्लीटली एक नई शक्ल बन गई, और इसका वज़न भी ज़्यादा हो गया, इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई। तो ये अगर मैंने अब डाला है किसी मीडियम के अंदर तो ये जल्दी नीचे पहुंच गया है। तो इसको जो टाइम लगा है ना बेटा, वो है 80s, ठीक है, ये इसका सेडिमेंटेशन रेट है 80s। यहाँ पे अब आपको समझ आ गई है कि इसको हम लोग क्यों 100s नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन नहीं की, बल्कि हम इन लोगों का टाइम देख रहे हैं। इसका टाइम 40s है, इसका टाइम 60s है, दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को नीचे पहुंचने में इकट्ठे 80s लगेंगे, ठीक है। इसीलिए 60s और 40s 100s नहीं होते, क्योंकि दे आर अटैच्ड एंड दे आर नॉट एडिड। अगर इस टॉपिक से इस वाली जो स्लाइड मैंने आपको भी शो की हुई है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछ चुके हैं, मैं आपको फुल डिटेल्ड आंसर दूंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको पहले सजेस्ट ये करूँगी कि आप जो ये वाला पोर्शन है इस स्लाइड वाला, इसको आप एक दफ़ा फिर से देख लें तो शायद आपको समझ आ जाए। वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये जस्ट स्टूडेंट्स को समझाने के लिए होती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं और आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है पोलिसोम। द राइबोसोम्स आर अटैच टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ये है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इसके साथ हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं छोटे से राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज कॉल्ड पोलिसोम। mRNA क्या है बेटा, शॉर्ट फॉर्म है मैसेंजर आरएनए के लिए, देखिए मैसेंजर आरएनए। तो अगर मैसेंजर आरएनए के साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हों, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, पोलिसोम। इस पूरी चीज़ को हम कहेंगे पोलिसोम। और आप उसके बाद हमारे पास लास्ट बात आ जाती है कि राइबोसोम्स बनते कहाँ पे हैं। तो बेसिकली राइबोसोम्स आर assembled in the nucleolus of the nucleus from where they are transported to the cytoplasm via the pores and nuclear membrane। जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो हमारे पास बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस क्या होता है, अगर आपको याद हो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो ये देखें, ये है हमारे पास एक सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर एक डार्क स्पॉट होता था अगर आपको याद हो।
तो जो ये डार्क स्पॉट था ना, ये है हमारे पास न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर हमारे पास बनते हैं RNA, और ये इसके अंदर बनने के बाद हम इनको न्यूक्लियस से बाहर निकाल देते हैं थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ना पोर्स होते हैं, जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, जो कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं और कुछ को रोक देते हैं, और अपने अंदर जो चीज़ें बनती हैं उनको इन्हीं पोर्स के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। तो जो राइबोसोम्स हमारे पास बने होते हैं ना, वो थ्रू दीज पोर्स बाहर सेल में आ जाते हैं और फिर आपको ऐसे पड़े हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात हुई है। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज़ द न्यूक्लियोलस। फैक्ट्री क्या होती है? वो जगह जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है। तो राइबोसोम्स की फैक्ट्री क्या है? न्यूक्लियोलस। जबकि प्रोटीन्स की जो फैक्ट्री है वो क्या है? राइबोसोम्स। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों है? अगर आपको याद हो, राइबोसोम्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम राइबोसोम्स करवाते थे हमारे पास। तो अगर देख लें कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स कराते थे, तो मतलब राइबोसोम्स प्रोटीन्स की फैक्ट्री हुए, जिस तरीके से न्यूक्लियोलस जो था वो राइबोसोम्स की फैक्ट्री था। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है फिनिश। आपकी बुक के अंदर इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो हमने इतनी ही रिकॉर्ड करके आपके लिए बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।